टॉपिक है आज का स्कैप फोल्डिंग होती क्या है। तो स्कैप फोल्डिंग क्या होती है, यहाँ पर मैं आके लिखता हूँ स्कैप फोल्डिंग इन एमवीसी। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन आती है मेरे पास, स्कैप फोल्डिंग इज अ टेक्निक यूज बाय मेनी एमवीसी फ्रेमवर्क्स। अच्छा, एमवीसी फ्रेमवर्क सिर्फ डॉटनेट के हद तक महदूद नहीं है, आपके पास स्कैप फोल्डिंग टेक्निक जो है वो जहां भी एमवीसी फ्रेमवर्क है, जैसे लारावेल के अंदर आपके पास यहाँ लिखता है, रूबी के अंदर भी जो है वो एमवीसी फ्रेमवर्क, केक, पीएचपी, नोड जेएस, इन तमाम के अंदर क्या है, एमवीसी फ्रेमवर्क यूज हो रहा है। तो स्कैप फोल्डिंग एक ऐसी टेक्निक है टू जनरेट कोड फॉर बेसिक CRUD ऑपरेशन, मतलब जो आपको क्या करके देती है, जनरेट करके देती है कोड, किस चीज का, CRUD ऑपरेशन का। CRUD बेसिकली वो एक ऐसी टेक्निक है एमवीसी फ्रेमवर्क की जो कि आपको CRUD ऑपरेशन का जितना भी कोड है वो जनरेट करके देती है अगेंस्ट योर डेटाबेस इफेक्टिवली। फर्दर यू कैन एडिट और कस्टमाइज दिस ऑटो जनरेटेड कोड अकॉर्डिंग टू योर नीड। जैसा आपने अभी देखा, इसने हमें तमाम का तमाम कोड जो है वो जनरेट करके दिया यहाँ पर, लेकिन मैंने इसको फर्दर अगर मैं कस्टमाइज करना चाहता हूँ तो अपनी नीड के हिसाब से मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, जैसे मैंने अभी यहाँ पर स्क्रिप्ट का टैग लगा के यूज किया। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको भी एक चीज और बतानी थी कि यहाँ पर अगर आप उसको एज अ एरर दिखाना चाहते हो तो आप यहाँ पर आके एरर लिख दो, और अगर मैं इस प्रोग्राम को भी यहाँ पर रन करूँ तो किस तरीके से इसकी जो है वो शेप बदलती है आप देखना। तो यहाँ पर आता हूँ और एडिट के और क्रिएट न्यू रिकॉर्ड करता हूँ। यहाँ पर मैं रिकॉर्ड ऐड कर लेता हूँ हमजा के नाम से। ठीक है, एज मैंने डाल दी मान लो 20, और मैंने जब रिकॉर्ड क्रिएट किया तो आप ये देखो एरर डालने से आपके पास इस तरीके से डेंजर का निशान आता है। तो ये आप तब डाल सकते हो जब आप एल्स की कंडीशन यूज कर रहे हो। ठीक है, तो वहां पर आप इसको सक्सेस की जगह एरर कर दो तो आपका छोटा सा मसला था ये भी सॉल्व हो गया। ठीक है, तो खैर हम बात कर रहे थे स्कैप फोल्डिंग कॉलम विद डेटा एनोटेशन। ठीक है, तो स्कैप फोल्डिंग मैंने आपको बताया एक ऐसी टेक्निक है जो कि आपको CRUD ऑपरेशन जो है वो कोड जनरेट करके देती है, यानी क्रिएट, अपडेट, डिलीट, इंसर्ट वगैरह तमाम का तमाम कोड कौन जनरेट करके देता है, स्कैप फोल्डिंग। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं ये प्रोजेक्ट जो है वो बंद कर देता हूँ, एक नया प्रोजेक्ट मैं यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, इस प्रोजेक्ट को मैं कर देता हूँ मिनिमाइज, और हम यूज कर रहे हैं एक नया प्रोजेक्ट, और यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ। ठीक है, ASP.NET का ही, और यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया, ये इसलिए बता रहा हूँ आप अपने प्रोजेक्ट में तमाम चीजों को यूज कर सकते हो। नेक्स्ट प्रोजेक्ट का नाम रख लेता हूँ मैं डेटा स्कैप फोल्डिंग कॉलम्स विथ डेटा एनोटेशंस। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्रिएट एम्प्टी, और एमवीसी चेक लगा लेते हैं, क्रिएट कर देते हैं। तो ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है, जब तक हम आते हैं और डेटा एनोटेशन पढ़ लेते हैं। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ लेकिन एक बार फिर मैं आपको दिखा देता हूँ डेटा एनोटेशन क्या होती है। वैलिडेशन लगाना चाहते थे, इसको मैं इमेज को ओपन कर लेता हूँ, सेव करने को बोल रहा है, चलो सेव कर लेते हैं। यहाँ पर आप डायग्राम देखो, हम डेटा एनोटेशन की मदद से क्या करते थे, हम अपनी C# क्लास के अंदर यहाँ पर वैलिडेट करते थे। जैसे आपने रिक्वायर्ड पढ़ा, आपने रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़ा, और आपने डेटा टाइप पढ़ा, मैंने आपको काफी सारे समझाए थे जिसके इस्तेमाल से आप क्या कर सकते हो, अपने पास अपने डेटा एनोटेशन बेसिकली अप्लाई कहाँ होता है, आप जो मॉडल क्लास बनाते हो उस मॉडल क्लास की तमाम प्रॉपर्टीज के ऊपर अप्लाई होता है, जो कि दिखता किधर है, आपके फॉर्म के ऊपर, यानी एज अ वैलिडेशन आपके फॉर्म के ऊपर डिस्प्ले हो रहा होता है। ठीक है, तो यही डेफिनेशन यहाँ पर भी लिखी है, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लो। डेटा एनोटेशन आर नथिंग बट सर्टेन वैलिडेशन दैट वी पुट इन अवर मॉडल्स टू वैलिडेट द इनपुट फॉर्म द यूज। यहाँ पर आते हैं, और जो मैंने एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट किया, मैं आपको बेसिकली समझाना ये चाह रहा हूँ कि मान लो मैं यहाँ पर आता हूँ ऐड, और यहाँ पर मैं क्रिएट करता हूँ एक मॉडल क्लास, और मैं इस क्लास का नाम रख लेता हूँ स्टूडेंट, और मैंने इस क्लास को ऐड कर दिया। जब मैंने इसको ऐड किया तो यहाँ पर आके इसकी प्रॉपर्टीज में ऐड करता हूँ। प्रॉप मान लो पहले मैंने कहा आईडी, प्रॉप इसको कह देता हूँ स्ट्रिंग नेम, इसको कह देते हैं प्रॉप एज। मैं चाहता हूँ इस पर डेटा एनोटेशन अप्लाई करूँ, तो आपको पता सिंपल, यहाँ पर आके आपने क्या लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट और रिक्वायर्ड। अगर मैं इस पर रिक्वायर्ड लगा दूं, ठीक है, अभी ये वर्क नहीं कर रहा बिकॉज ऑफ इसलिए क्योंकि इसका रेफरेंस मौजूद नहीं है डेटा एनोटेशन का। तो आप इसका रेफरेंस सेट कर लो। तो इसकी रेफरेंस लाइब्रेरी क्या है हमारे पास, हमारे पास की रेफरेंस लाइब्रेरी है यूजिंग सिस्टम डॉट कंपोनेंट मॉडल डॉट डेटा एनोटेशन। ठीक है, यहाँ पर मैंने ऐड करा, तो जैसे ही ऐड किया यहाँ से ये प्रॉब्लम रिमूव हो गया। अगर आप रिक्वायर्ड सिंपल इधर लिख देते हो तो आपको पता है जब आप वैलिडेशन मैसेज चेक करते हो तो वो सिर्फ इंटीजर के ऊपर डिस्प्ले हो रहा होता है। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में अपना पढ़ा था। तो अगर आप चाहते हो स्ट्रिंग के ऊपर भी हो तो सबके ऊपर आप आके इस तरीके से डेटा एनोटेशन अप्लाई कर दो ताकि सब रिक्वायर्ड हो जाए। ठीक है, अब ये तो आपने बना लिया। तो मैं आता हूँ यहाँ पर कंट्रोलर में, और कंट्रोलर में आने के बाद ऐड करता हूँ एक कंट्रोलर, सिंपल बेसिक कंट्रोलर एम्प्टी होम कंट्रोलर ऐड किया। ये देखो स्कैप फोल्डिंग लिखा आ रहा है, देख रहे हो आप। ये स्कैप फोल्डिंग क्या करती है, देखो आपको बाय ऑटोमेटिकली कोड जनरेट करके देती है। ठीक है, अब अगर मैं आता हूँ इंडेक्स, और यहाँ पर मैं करता हूँ क्रिएट एड व्यू, एक व्यू ऐड कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ एक फॉर्म क्रिएट हो जाए। ठीक है, फॉर्म क्रिएट हो जाए, तो यहाँ पर इंडेक्स किया, और मैं यहाँ पर मॉडल, मॉडल क्लास कौन सी थी, मैंने टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्रिएट, बेसिकली फॉर्म बनाना चाह रहा हूँ। किसका फॉर्म, इस मॉडल प्रॉपर्टीज का जो मैंने बनाई है। मॉडल क्लास कौन सी थी, मेरी स्टूडेंट के नाम से जो मैंने अभी बनाई। मैंने कहा इसकी स्कैप फोल्डिंग करते हुए आप क्या करो, व्यू क्रिएट कर दो। तो ये देखो स्कैप फोल्डिंग से कोड जनरेट होता है, हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। देखो कोड जनरेट होगी। आपने एक चीज नोटिस करी, नहीं करी तो मैं बताता हूँ। यहाँ पर आओ तो आपने 3 प्रॉपर्टीज बनाई थी, एक आईडी, नेम और एज। देखो C# बाय डिफॉल्ट आईडी जो है ना कभी यूजर से नहीं लेता। ठीक है, यूजर से इसलिए नहीं लेता क्योंकि वो ऑटोमेटिकली जनरेट होती है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर उसने टेक्स्ट बॉक्स शो ही नहीं किया आईडी का।
ठीक है, क्योंकि वो सी शार्प के अंदर बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी क्या है कि आईडी जो है वो ऑटोमेटिकली खुद जनरेट करता है, तो इसलिए यूजर से लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल ये है बाकी दो प्रॉपर्टीज इसने शो कर दी, लेकिन अगर मैं ये चाहता हूं कि यार ये जो नेम है ना इसका व्यू ना बने, मतलब इसका जो है ना इसका टेक्स्ट बॉक्स बने ही ना। अब लेकिन चूंकि प्रॉपर्टी, अब आप कहोगे सर यहाँ से इस प्रॉपर्टी को ही रिमूव कर दें और दोबारा व्यू बनाए तो ये नाम ही हट जाएगा, लेकिन मैं ऐसा क्यों करूं? मैं चाहता हूं मेरी प्रॉपर्टी मौजूद रहे, लेकिन जब मैं उसका व्यू क्रिएट करूं तब वो वहां पर जिस तरीके से टेक्स्ट बॉक्स में यहाँ पर अब शो हो रही है, ये देखो नेम और एज, मैं नहीं चाहता नेम शो ना नेम का कॉलम बने, तो ये किस तरीके से रोका जाता है? तो मैं सिंपल आता हूं और ये व्यू को डिलीट कर देता हूं, ये इंडेक्स वाले होम को डिलीट कर देता हूं। तो अगर आप चाहते हो कोई शो ना हो या ना हो, तो बाय डिफॉल्ट ये सबकी जो स्कैफ फोल्डिंग कॉलम है वो ट्रू होते हैं, यानी जब आप उसकी स्कैफ फोल्डिंग कर रहे होते हो या आप व्यू बना रहे होते हो, क्योंकि ये ट्रू होते हैं तो इसलिए इनकी तमाम टेक्स्ट बॉक्सेस क्रिएट हो जाते हैं। लेकिन आप चाहते हो ये नहीं शो हो, तो आप क्या करो, सिंपल यहाँ आओ, एक डेटा एनोटेशन अप्लाई करो, कौन सी? स्कैफ फोल्डिंग कॉलम। ठीक है, इसमें अब आगे क्या लिख दो, बाय डिफॉल्ट क्या है, ट्रू, तो इसीलिए वो क्रिएट हो रहा है, आप सिंपल फॉल्स लिख दो। अगर आप चाहते हो ये प्रॉपर्टी रहे लेकिन वहां पर इसका टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट ना हो, तो आप क्या लिखो, स्कैफ फोल्ड कॉलम फॉल्स। तो अब अगर जाके दोबारा से मैं व्यू बनाता हूँ, ये देखो आप, मैं इसका व्यू बनाता हूँ वही दोबारा से क्रिएट, और यहाँ पर मॉडल क्लास, और अगर अब मैं व्यू बनाता हूँ तो आप ये देखो वो नेम वाला जो कॉलम था, प्रॉपर्टी थी, उसका व्यू बना ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने इसको स्कैफ फोल्डिंग के वक्त ये बता दिया कि मुझे उसकी नीड नहीं है, तुम उसको छोड़ के बाकी तमाम प्रॉपर्टीज का जो है वो व्यू क्रिएट कर दो। तो इस तरीके से आप इसको रोकते हो। क्लियर हो गई बात? क्लियर है सबको? अगर मैं इस प्रोजेक्ट को अभी इस हालत में रन करूं, आप देखिएगा, चूंकि आप यहाँ देखो, मैं आपको एक चीज बताऊं, यहाँ पर चूंकि ये स्ट्रांगली टाइप व्यू है, आप ये देखो स्ट्रांगली टाइप व्यू, यहाँ पर देखो आप स्ट्रांगली टाइप अपने व्यू बनाया, ठीक है। तो बेसिकली आपका जो लेबल लेबल का नाम होता है वो कहाँ से उठ के आता है, जो आपने रखा होता है यहाँ पर प्रॉपर्टी में। एज रखा है तो एज, इसका इसका जो लेबल होगा वो भी एज के नाम से शो हो रहा होगा, दिखा देता हूँ आपको, ये देखो ऐसा ही है, एज के नाम से शो हो रहा है, ठीक है। लेकिन मान लो मैं चाहता हूँ इसका नाम जो है ना वो एज की जगह हो डेट ऑफ बर्थ, फॉर एग्जाम्पल के तौर, तो मतलब क्या मैं तो इसको बाइंड, यानी ये जो बाइंडिंग मैंने की हुई है, तो क्या मुझे बाइंडिंग खत्म करनी पड़ेगी? जी नहीं, हरगिज नहीं। आपको सी शार्प बहुत खुली इजाजत देता है कि आप डेटा एनोटेशन के इस्तेमाल से यहाँ पर प्रॉपर्टी में रहते हुए बहुत कुछ चेंजेस कर सकते हो। देखो कैसे, यहाँ पर आओ तो उसके लिए जो डेटा एनोटेशन इस्तेमाल होता है उसका नाम है डिस्प्ले, उसके बाद राउंड ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज, आप लिखो नेम, नेम लिखने के बाद अब आप डबल इनवर्टेड कॉमा में जो भी नाम दोगे ना वो वहां पर एज की जगह शो होगा, तो आप नाम देना चाहते हो डेट ऑफ बर्थ, आपको कहीं भी चेंज करने की जरूरत नहीं, बस आप यहाँ पर उसका नाम बदल सकते हो। अब आप इसको चला के देख लो, तो ये देख सकते हो आप, आपने बिना कोई चीज को चेंजेस किए हुए आपने सिंपल डेटा एनोटेशन की मदद से इसके कॉलम का नाम, इसके लेबल का नाम भी चेंज कर लिया। तो ये था आज का लेक्चर जहां पर हमने ये सीखा कि स्कैप फोल्डिंग कॉलम्स विद डेटा एनोटेशन किस तरीके से की जाती है। स्कैप फोल्डिंग बेसिकली क्या है, एक ऐसी टेक्निक जो कि आपको कोड जनरेट करके देती है, आपको प्रोडक्ट ऑपरेशन परफॉर्म करके देती है, क्रिएट, अपडेट, डिलीट वगैरह। डेटा एनोटेशन क्या है, वैलिडेशन, जो कि आप अपनी मॉडल क्लासेस, यानी जो आपने मॉडल क्लास बनाई है इस मॉडल क्लास की प्रॉपर्टीज के ऊपर अप्लाई कर रहे हो, तो ये आपके पास है डेटा एनोटेशन, जो कि अप्लाई कहाँ होती है, जब आप इसका व्यू क्रिएट करते हो, बेसिकली यहाँ इस फॉर्म के ऊपर आपको एज अ वैलिडेशन मैसेज, ये जो आपने लिखा है वैलिडेशन मैसेज, इसके थ्रू शो हो रही होती है। ठीक है, तो आज की क्लास को खत्म करते हैं, तो तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।